हेलो एवरीवन। तो हमने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 शुरू किया है, राइट। इसकी हमने फर्स्ट वीडियो में सेक्शन 41 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 51 से, ठीक है। सेक्शन 51 जो है वो किसके बारे में हमें बताती है? सेक्रेटरीट जो होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, उसके बारे में, राइट। कि किस तरह से जो ऑफिशियल्स होंगे, किस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट होगी, किस तरह से उनके लिए रूल्स होंगे और किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट होगी, वो सेक्शन 51 के अंदर। सेक्शन 52 कहती है हमें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ ए गवर्नर। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्परेरी लॉ। जो पावर किसके पास होती है? ये गवर्नर के पास पावर होती है, ठीक है। ये किस टाइम लाया जाता है? जब एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में रिसेस आ जाता है, गैप पड़ जाता है, तो उस टाइम एक ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, ठीक है, एडमिनिस्टर करने के लिए उस यूटी को। उसको कहते हैं हम ऑर्डिनेंस। ये एक टेम्परेरी लॉ होता है, टेम्परेरी कानून होता है। लेकिन जिस टाइम असेंबली फिर से रिसेंबल हो जाती है, मिल जाती है किस सेशन में, उस टाइम ये कब तक रहता है? विद इन 6 वीक्स तक, 6 हफ्ते तक। उसके बाद ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या कहती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? वो 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो भी मेंबर्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली का, उनका 10% बनाया जाएगा। जो भी उसके अंडर फॉल करेंगे 10%, तो उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है। 10% को आप सिर्फ मिनिस्टर रख सकते हो, ठीक है, बाकी एमएलए वगैरह रह जाएंगे। सेक्शन 54। सेक्शन 54 हमें क्या कहती है? जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा। ये कहती है हमें सेक्शन 54। सेक्शन 57, इसमें हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा सेक्शंस फिर वो याद करना भी टफ हो जाता है। सेक्शन 57, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले जब जे.एंड.के स्टेट हुआ करती थी, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। लेकिन अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर दिया। अब क्या रहेगी जे.एंड.के में? लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम पार्ट 4, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। अब जो यूटी, 2 यूटी बनाई, एक जे.एंड.के, एक लद्दाख। लद्दाख जो है उसको किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा? सेक्शन 58 क्या कहती है? वहाँ भी एक एलजी को अपॉइंट किया जाएगा, राइट। उस एलजी को जो है वो तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, लेकिन ये जो यूटी होगी इसको एडमिनिस्टर भी प्रेसिडेंट करेगा थ्रू एलजी, अंडर आर्टिकल 239 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल के तहत इस दोनों यूटी को इसी आर्टिकल के तहत इनको एडमिनिस्टर किया जाएगा, राइट। पार्ट नंबर 4, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सेक्शन 60 क्या कहती है? जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो जे.एंड.के की, उनको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। और क्या किया है डिलिमिटेशन में? जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले हुआ करती थी, कितनी? 107, उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 114 कर दिया गया, ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन बिठा के। अब जो एससी और एसटी होंगे उनके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स रिजर्व की जाएंगी। सेक्शन 61, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये पावर्स दी जाएंगे इलेक्शन कमीशन को कि आपकी क्या जिम्मेवारी होगी? डिलिमिटेशन ऑर्डर्स जो हैं उनको अप टू डेट रखना, ठीक है, क्योंकि नई पॉपुलेशन भी हो सकती है, उनको अप टू डेट करना। सेक्शन 6 कहती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सेक्शन पार्ट 6
पार्ट 6 शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आते हैं हम सेक्शन 65, जो जे.एंड.के शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 1956, ठीक है। वो अब क्या एप्लीकेबल हो जाएगा यूटी ऑफ जे.एंड.के और यूटी ऑफ लद्दाख में। ये पहले एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि सेंटर का लॉ था, तो जैसे आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया तो ये भी एप्लीकेबल हो गया जे.एंड.के शेड्यूल कास्ट। और सेक्शन 66 कहती है जो शेड्यूल ट्राइब नंबर ऑर्डर है 1989 वाला, वो भी अब एप्लीकेबल होगा जे.एंड.के में, राइट। ये पार्ट 7 है। ठीक है। सेक्शन मिसलेनियस और ट्रांजिशनल पावर, सेक्शन 67 के अंदर आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जे.एंड.के यूटी। जो पैसा होगा कंसोलिडेटेड फंड में, पैसा होगा जो पेज वगैरह होंगी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, इंडिया नहीं सॉरी जे.एंड.के में रहेंगी। उसकी जो कस्टडी किसके पास रहेगी, पेमेंट्स कैसे पैसा निकलेगा, ठीक है, वो किसके अंडर रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रहेगी, ठीक है। सेक्शन 67। सेक्शन 68 पब्लिक अकाउंट्स, जो पब्लिक अकाउंट्स होंगे यूटी के जे.एंड.के, उसकी भी कस्टडी किसके पास रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगी, और वो किसके रेगुलेट होंगी, एडवाइस सीएम के एडवाइस पे, ठीक है। अब जो कंटिजेंसी फंड ऑफ यूटी होगा उसमें क्या होगा, एलजी किसकी एडवाइस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे, उसके लिए रूल्स बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा, उसकी पेमेंट्स विड्रॉल, जो उसमें से पैसा निकालना है कंटिजेंसी फंड ऑफ जे.एंड.के में। सेक्शन 72 ऑडिट रिपोर्ट्स, जो कैग होगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, वो ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगा यूटी के। उसके बाद जो है वो किसके सामने रखेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखेगा जे.एंड.के की। सेक्शन 73 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 73 डील करती है किसके साथ, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रूल के साथ डील करेगी, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहेंगे जे.एंड.के यूटी में। ये किस सेक्शन के अंडर लगा सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेक्शन 73। अब आते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 क्या कहता है हमें, हाई कोर्ट्स। सेक्शन 75 जो हाई कोर्ट ऑफ जे.एंड.के होगा, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो होगा वो कॉमन होगा, वो एक ही हाई कोर्ट रहेगा, दोनों जे.एंड.के का भी और यूटी ऑफ लद्दाख का भी, वो एक कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, जे.एंड.के हाई कोर्ट, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 9 एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के। सेक्शन 79 कहता है जो एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी होगा जे.एंड.के, उसको कौन अपॉइंट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसको भी अपॉइंट करेगा, जो क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड जज ऑफ हाई कोर्ट, फिर ही जाके वो क्वालिफाई हो सकता है किसके लिए, एडवोकेट जनरल ऑफ जे.एंड.के। एडवोकेट जनरल का काम क्या होता है, जो गवर्नमेंट के लीगल मैटर्स होते हैं उन पे एडवाइस देना, ठीक है, उसको किसका काम होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ जे.एंड.के यूटी, गवर्नमेंट का एक किस्म का वकील होता है, ठीक है। पार्ट 10 ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, जो भी पैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आएगा, किसी भी चीज़ से, अब जो पैसा आ रहा था वो जे.एंड.के में पहले आ रहा था, जे.एंड.के स्टेट में, अब उनको भी डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग करना था क्योंकि 2 यूटीज़ बन गई थी, उसको भी, उसके रेवेन्यू को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके एक्सपेंडिचर को भी, उनको मतलब यानी कि अपना अपना बजट अब दोनों के अलग अलग होने थे, ठीक है। जे.एंड.के का अलग बजट, लद्दाख का अलग बजट। सेक्शन 80 क्या कहती है, जो एक्सपेंडिचर होगा किसका, यूटी ऑफ जे.एंड.के का,
इसी के सेक्शन 81 डील करती है किसके साथ, जो एक्सपेंडिचर होगा किसका, लद्दाख का। सेक्शन 82 रिपोर्ट्स जो होंगी किसकी, अकाउंट्स के रिलेटिंग, जो कौन देगा, कैग देगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसके पास रिपोर्ट देगा, हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया, एलजी के पास रिपोर्ट देगा वो, ठीक है। उसके बाद एलजी किसके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास के सामने रखेगा वो रिपोर्ट, ठीक है। पार्ट 11 क्या कहता है, डिवीजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो भी एसेट्स होंगे गवर्नमेंट के, उनको डिवाइड किया जाएगा, कुछ लद्दाख को दिया जाएगा, कुछ जेएंडके को। सेक्शन 84 क्लास 1 क्या कहता है, जो एसेट्स होंगे और लायबिलिटीज वो दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है, लद्दाख और जेएंडके, क्योंकि अलग अलग यूटीज बन गई। पार्ट 13 प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज। सेक्शन 88 क्या कहती है, जो सर्विसेज होंगी ऑल इंडिया सर्विस, जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, पहले जो एग्जिस्टिंग स्टेट थी उसको क्या किया गया, जेएंडके जो एग्जिस्टिंग उसका कैडर अलग था, ठीक है, वो स्टेट्स के कैडर्स के, उसको चेंज करके क्या कर लिया गया, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूटी कैडर में उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। ये हमें कहती है सेक्शन 88। पार्ट 14 लास्ट पार्ट क्या कहता है, सेक्शन 94 अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15। जो सेक्शन 15 है उसको अमेंड किया जाता है, जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन की सेक्शन है, सेक्शन 15। क्यों, क्योंकि जेएंडके पहले स्टेट थी, उसको सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाया गया, यूटी बनाया गया, उसको इसलिए अमेंड करना पड़ा, उसमें तब्दीली लानी पड़ी सेक्शन 15 में, क्योंकि उसमें एज ए यूटी इसको और लद्दाख को एंटर करना था। अब आते हैं हम शेड्यूल्स पे। शेड्यूल कितने, 5 शेड्यूल हमने डिस्कस करने। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, फर्स्ट शेड्यूल कहता है मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आएंगे जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे, यानी कि राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जितने कितने मेंबर आएंगे राज्यसभा में, 4 मेंबर्स हमने डिस्कस किए थे ना, वो रहेंगे जेएंडके, लेकिन वो किसके लिए रहेंगे, सिर्फ जेएंडके यूटी के लिए रहेंगे। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, अमेंडमेंट की जाएगी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होंगी 1976, यानी कि सेकंड शेड्यूल डिस्कस करता है लोकसभा की जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उसके बारे में, ठीक है। पहले कितनी थी, 6 थी, अब कितना कर दिया गया, 5 कर दिया गया, ठीक है, लोकसभा में सीट्स। थर्ड शेड्यूल क्या कहती है, अमेंडमेंट जो होगी किसमें, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो ऑर्डर नंबर 1995 वाला था यूटी का जेएंडके असेंबली में, तो वो तो डीलिमिटेशन करके कितनी बनाई गई सीट्स, 114 बनाई गई ना, ठीक है। अब है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल डिस्कस करता है ओथ्स एंड एफर्मेशन, जैसे एलजी की ओथ होगी, उसके बाद एडवोकेट जनरल की ओथ होगी, वेरियस जजेस की ओथ होगी, वो किसके अंडर फोर्थ शेड्यूल डिस्कस करता है। चीफ मिनिस्टर की ओथ्स होंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ओथ्स एंड एफर्मेशंस होंगी, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल क्या डिस्कस करता है, इस शेड्यूल के तहत जो होंगे 106 सेंट्रल लॉज होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे यूटी ऑफ जेएंडके में। 106 जो होंगे सेंटर के कानून, वो क्या यूटी ऑफ जेएंडके में अब लागू हो जाएंगे। उनमें जैसे कौन कौन से हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है,
1972 वाला। इसी तरह RTI एक्ट 2005 ये भी लागू हो जाएगा। इंडियन पीनल कोड ये भी लागू हो जाएगा। पहले क्या था, रणबीर पीनल कोड था, ठीक है, अब इंडियन पीनल कोड आ जाएगा। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट वो भी लागू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसी तरह 106 सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ख़त्म होता है। तो इसके ऊपर हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में MCQs वगैरह डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।